जस्ट कट कर दूंगा मैं उसको। थैंक यू। आई एम सो सॉरी। अयो, ध्यान नहीं दिया मैंने यार गाइस। थैंक यू अर्शिता एंड थैंक यू जगत। हे भगवान। ये तुम लोग के साथ रह रह के मेरे को भी ऐसे आदत हो गई है चीजों को भूलने की। हाँ, तुमने भी कुछ नहीं सुना। लेट्स प्रिटेंड दैट, लेट्स जस्ट इग्नोर व्हाट हैपेंड राइट नाउ। ऐसा सोचते कुछ हुआ ही नहीं। और शुरू करते हैं आज का। अच्छा अच्छा। मैं बहरा हूँ। अरे ठीक है, बहरे ही बन जाओ थोड़े टाइम के लिए। अच्छा हुआ ये सुनने से पहले मैं बहरा हो गया। सबको पसंद आई मेरी बातें भाई, कुछ बात ही नहीं किया मैंने जस्ट। वो तो छोड़ो, तुम अभी बच्चे हो सब, बच्चे ही रहो। So let's start our last lecture of modern so that we can shift our focus to environment from day after Monday. ठीक है, जो छोटे मोटे मिसलेनियस टॉपिक बच गए हैं उसको खत्म कर देते हैं आज। स्पेसिफिकली स्पीकिंग ऑफ जुडिशियल रिफॉर्म्स। ये क्या है? अरे समझा करो यार, बहुत अच्छा तरीका है खुद को दिलासा देने का। सर, हम तो अभी ज्वाइन हुए, क्या हुआ? यस यस एब्सोल्युटली राइट। यही कर लो, ट्रोल ही कर लो मेरे को। कभी कभी गलतियां हो जाती हैं इंसान से, माफ कर दिया करो। नाउ प्लीज फोकस हियर। आई होप लास्ट लेक्चर तक का आप सभी को सारी चीजें क्लियर थी। सो अभी द थिंग दैट इज लेफ्ट आउट इज जुडिशियल रिफॉर्म्स। तो हम जो बात करेंगे, जो जुडिशियल रिफॉर्म्स हुआ था उसके रिलेशन में वी आर टॉकिंग नाउ। ठीक है, तो जितने भी गवर्नर जनरल आए थे उनके अंदर कुछ जुडिशरी में रिफॉर्म्स हुए हैं, मैं उनकी बात करूंगा। तुमको ये याद होगा कि वेरेन हेस्टिंग जब गवर्नर जनरल नहीं बना था, तब रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पे गवर्नर जनरल था। ठीक है, तो जैसे ही वेरेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल बनता है, वो कुछ चेंजेस या कुछ रिफॉर्म्स लाने की बात करता है। तो उस रिफॉर्म्स की बात कर रहा हूँ मैं। सो वी आर टॉकिंग अबाउट रिफॉर्म्स अंडर वेरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग के अंदर जो रिफॉर्म आए थे, मैं आप लोगों को उसकी बात कर रहा हूँ और मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, तो अभी कैसा पता है कि जुडिशरी का सिस्टम कैसा था। देखो, वॉरेन हेस्टिंग जब यहाँ पे आया तो उसको दिखा कि कुछ चेंजेस की जरूरत है, तो उसने वैसा ही जुडिशरी का सिस्टम अपनाया जो मुगल्स करते थे। ठीक है, तो वॉरेन हेस्टिंग्स टुक द जुडिशियल सिस्टम ऑफ मुगल्स ओनली। जब वो गवर्नर से गवर्नर जनरल जब बनता है, ठीक है, तब की बात कर रहा हूँ मैं, कि उसने क्या किया, जो मुगल्स फॉलो करते थे ना, वैसा ही उसने भी अपने एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जुडिशरी को रखा। ज्यादा कुछ बड़ा चेंज किया नहीं है, आई कैन से दैट। बट चेंजेस है, जैसे कि अभी आप लोग को ना उस टाइम पे डिस्ट्रिक्ट के, अब ये तो सबको क्लियर है कि दो तरह के कोर्ट्स होते हैं, एक सिविल कोर्ट्स और एक क्रिमिनल कोर्ट। ठीक है, जैसे दो मैटर्स होते हैं ना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। उस टाइम पे ऐसा था कि एक होती थी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, मैं बता रहा हूँ, एक होती थी दीवानी अदालत, एक था आपका दीवानी अदालत, जो सिविल केसेस सुनती थी, जो सिविल कोर्ट थी। मतलब आपके रिवेन्यू के मैटर्स हो गए,
आपके कुछ ऐसे मैटर्स हो गए जो सिविल इश्यूज से रिलेटेड हो, पर्सनल इश्यूज से रिलेटेड हो, ठीक है। तो उसके लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे दीवानी अदालत थी। अब ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे दीवानी अदालत का हेड था या जज था, वो यूरोपियन बंदा होता था। इट वॉज अ यूरोपियन पर्सन। स्पेसिफिकली स्पीकिंग, व्हेन आई एम सेइंग यूरोपियन, तो यूरोपियन में भी कौन, आपका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता था वो। देखो वो टाइम से पावर है इसके पास, ठीक है। तो जज यूरोपियन था और वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही होता था यूजुअली, ठीक है। मतलब यूरोपियन है ना डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। और यहाँ पे हिंदू लॉज फॉलो किए जाते थे। मतलब जो सब्जेक्ट है, अब कोई सिविल डिस्प्यूट हुआ हिंदूज के बीच में, तो उनका डिस्प्यूट समझाने के लिए, सॉल्व करने के लिए हिंदू लॉ यूज होगा। लेकिन अगर कोई डिस्प्यूट हुआ मुस्लिम्स के, तो उसके डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए शारिया का कानून यानी मुस्लिम लॉज अपनाया जाएगा, ठीक है। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सिविल चीजों के लिए। उसी तरह डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक थी फौजदारी अदालत। डिस्ट्रिक्ट ही लेवल पे एक और अदालत थी जिसको आप लोग फौजदारी अदालत बोलते हो। फौजदारी अदालत एक्चुअली क्रिमिनल मैटर्स से डील करती है, या इसको आप लोग क्रिमिनल कोड भी बोलते हो। यू कॉल इट एज क्रिमिनल कोड, ठीक है। यहाँ पे भी आपका सेम ही बंदा जज था। यहाँ पे भी आपका एक यूरोपियन ही होगा, एंड यूजुअली अगेन ही इज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ओनली, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही रहेगा। लेकिन फौजदारी अदालत पे सिर्फ मुस्लिम लॉज को अप्लाई किया जाता था। मतलब पर्सनल लॉ ऑफ हिंदू नहीं, ओनली मुस्लिम लॉज, क्योंकि मुगल्स का सेटअप था। तो ये पार्ट आप लोग समझ पाए। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन से कोर्ट्स थे मुगल एडमिनिस्ट्रेशन पे जो वॉरेन हेस्टिंग ने अपनाया, क्या आप लोग ये समझ पाए? क्या ये मैं समझा पाया आप लोगों को? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सिविल केसेस सुनने के लिए कौन से कोर्ट थे, और क्रिमिनल केसेस सुनने के लिए कौन से कोर्ट थे, ये समझ आया आप लोगों को? प्लीज लेट मी नो। जोत, भूमि, गौरव एंड हुदा, इज इट क्लियर? भूमि इज इट क्लियर बच्चा? गौरव इज इट क्लियर? एक बार रिपीट करता हूँ चाहिए तो। वॉरेन हस्टिंग ने मुगल एडमिनिस्ट्रेशन को ही अपनाया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक होती थी दीवानी अदालत जो सिविल कोर्ट है, और एक होती थी फौजदारी अदालत जो क्रिमिनल कोर्ट है। दीवानी अदालत में जज यूरोपियन होता था, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यूजुअली, और हिंदू लॉज और मुस्लिम लॉज अपनाए जाते थे, ठीक है, जैसा जो बंदा आ रहा है। इसमें भी जज यूरोपियन था लेकिन सिर्फ मुस्लिम लॉज फॉलो होते थे। अब मान लो आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल के दीवानी अदालत ने, सिविल कोर्ट जो देख रही है, उसने कुछ फैसला सुनाया, लेकिन आप वो फैसले से खुश नहीं हो, तो आपको अपील करने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना। तो यहाँ पे आपके पास डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर एक कोर्ट ऑफ अपील भी था। आप लोगों को एक कोर्ट ऑफ अपील भी दिया हुआ था। और ये कोर्ट ऑफ अपील कौन सा था? इस कोर्ट ऑफ अपील को आप लोग बोलते हो जो सिविल केसेस सुन रही है। जैसे ये सिविल कोर्ट है, तो सिविल कोर्ट दीवानी अदालत के अगर फैसले हैं, आपको उसके खिलाफ अपील करनी है, सिविल मैटर के ऊपर जाके अपील करनी है। आपको दीवानी अदालत ने कुछ फैसला सुनाया, तो वो सिविल केस से रिलेटेड है, आप उस फैसले से खुश नहीं हो, आप अपील कहाँ कर सकते हो? सदर दीवानी अदालत में, ठीक है। यू कैन अपील इट एट सदर दीवानी अदालत। यहाँ पे जो जज है वो कौन होगा? जज जो होता है वो प्रेसिडेंट होगा। याद है आप लोग को, जब मैं पढ़ा रहा था आपको, तो मैं बोल रहा था हर फोर्ट का एक प्रेसिडेंट होता है। जैसे बॉम्बे का प्रेसिडेंट बोलोगे आप, मद्रास के बोलोगे, कलकत्ता के बोलोगे, तो यूजुअली प्रेसिडेंट कौन है बंगाल का? बंगाल में फोर्ट विलियम्स है, उसका प्रेसिडेंट कौन था? इस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन होगा बंगाल के फोर्ट विलियम्स का? टेल मी। बंगाल में जो फोर्ट विलियम्स है, तो उसका प्रेसिडेंट कौन होगा? हेस्टिंग, करेक्ट। गवर्नर जनरल ही उस टाइम पे होगा ना, जो कलकत्ता का, मतलब वही है ना, गवर्नर जनरल। तो जब मैं प्रेसिडेंट बोलूंगा तो बेसिकली आपका अपील इनके पास जा रहा है, गवर्नर जनरल के पास। उस टाइम पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन है? वॉरेन हेस्टिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे जज वॉरेन हेस्टिंग खुद बन के बैठा हो।
उसी तरह जैसे आप इसको अपील कर पा रहे हो, फौजदारी अदालत के भी इसको अपील कर सकते हो। उसके लिए भी एक सदर निजामत अदालत है, देयर इज सदर निजामत अदालत। इस पे जज कौन है? आप लोग को याद है वॉरेन हेस्टिंग ने जब बैटल ऑफ प्लासी की थी, रॉबर्ट क्लीव ने एक डेप्यूटी नवाब भी बनाया था। तो वो डेप्यूटी नवाब यहाँ पे, बंगाल का जो डेप्यूटी नवाब है, वो यहाँ पे जज बन के बैठेगा। ठीक है, याद रखना। तो अब कैसा हो रहा है, सदर दीवानी अदालत में और सदर निजामत अदालत में भी पर्सनल लॉज यूज हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे भी हिंदू मुस्लिम लॉज को ही अप्लाई करके फैसला सुनाया जा रहा है, और यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम लॉ है तो मुस्लिम के पर्सनल लॉ। तो पहला सेटअप तो यही था। ठीक है, दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, दैट वाज बिफोर 1773 का रेगुलेशन। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 जो आया ना आपका, उससे पहले का सेटअप ये था। तो दिस वाज ऑल बिफोर रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। सर ऐसा क्या हो गया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में? क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आप लोगों को याद होना चाहिए, एक सुप्रीम कोर्ट भी एस्टैब्लिश किया था इन लोगों ने। ठीक है, और उसको बोला था कि आप लोग इंग्लिश लॉ फॉलो करोगे। लेकिन बाद में आपने ये भी देखा था कि अमेंडिंग एक्ट 1781 से इनको भी बोल दिया था कि पर्सनल लॉ फॉलो करो। ठीक है, तो ये हो गया था। अब कैसा हो गया है कि अगर आपको, मान लो ये कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया इन्होंने, आपको दीवानी अदालत में कोई फैसला सुनाया गया, तो आप या तो सदर दीवानी अदालत में अपील कर सकते हो या तो सुप्रीम कोर्ट में अदालत कर सकते हो। ये चेंज आया गया है। ठीक है, क्या ये समझ में आया आपको? ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद चेंज आया है कि आप दोनों जगह पे अपील कर सकते हो जहां पे भी आप करना चाहते हो। इज इट क्लियर डिलिया? प्लीज लेट मी नो। क्या ये सबको समझ में सर, आया? कैन यू वंस अगेन लेट मी नो कि वो पर्सनल लॉ वाला आपने कौन सा बोला था, कोर्ट ऑफ अपील में दोनों भी इसमें? ओके, ये देखो यहाँ पे ना मधुरा, पर्सनल लॉज में जब तुम सदर दीवानी अदालत में जाओगे अपील लेके, तो यहाँ पे भी हिंदू लॉज और मुस्लिम लॉज फॉलो करके ही आपका वेडिक्ट सुनाया जाएगा, बेस्ड ऑन व्हाट रिलीजन यू कम फ्रॉम। ठीक है, और ओके। सदर निजामत अदालत में तो सिर्फ मुस्लिम लॉ चल रहा था ना पहले भी, तो हाँ। मुस्लिम्स के पर्सनल लॉ। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के पहले वॉरेन हेस्टिंग ने ऐसे ही अपनाया था। लेकिन जैसे ही रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया, तो इन्होंने क्या बोला कि सुप्रीम कोर्ट को इंग्लिश लॉ फॉलो करना पड़ेगा। करेक्ट? हाँ। अब ये कंफ्यूजन हो गया ना कि अगर मान लो मेरे को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कुछ फैसला आया है, तो मैं किसके पास जाऊं? अगर मैं इसके पास जाऊं तो भी अलाउड है, और अगर मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में जाके सुनना चाहूँ तो भी अलाउड है, बोथ और अलाउड। ठीक है, लेकिन फर्क इतना रहेगा कि इसमें आपके पर्सनल लॉस के हिसाब से भी सुना जा सकता है और यहाँ पे इंग्लिश लॉ के हिसाब से सुना जाएगा। ठीक है, ओके। ठीक है लेकिन सर। उसको करेक्ट किया गया अमेंडिंग एक्ट 1781 से, बोला गया कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट में भी पर्सनल लॉस फॉलो करो। तो वो चेंजेस। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। ओके, good. This was reforms under Warren Hastings. I hope it is clear to everyone. Can you just raise your hand if it is clear to everyone? ये सबको क्लियर है? सगळ्यांना कळलं काय? भूमि, पद्मप्रिया, Priti, is it clear, guys? Please let me know. Bhumi, Padmapriya and Priti, is it clear, guys? Priti, बच्चा, भूमि, ओके। अच्छा, ओके, मेरी बातें क्लियर होती है? बहु बढ़िया, चलो अच्छा है। नाउ दिस वाज रिफॉर्म्स अंडर वॉरेन हेस्टिंग। अब वॉरेन हेस्टिंग के जाने के बाद एक नया धुरंधर आता है, दैट इज कॉर्नवेलिस।
आपके नवे गवर्नर जनरल आते हैं जिनका नाम है कॉर्नवेलिस. So there is reforms under कॉर्नवेलिस. अभी कॉर्नवेलिस भैया के अंदर क्या हुआ पता है? इसने एक काम किया था कि अच्छा मेरे को एक बात बताओ, दीवानी अदालत जो थी, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के अदालत है दीवानी और फौजदारी, उसमें जज कौन है गाइस? जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के, एवरीवन वुड टेल मी, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के अदालत है उसमें जज कौन है? टेल मी एवरीवन. जिसकी तैयारी कर रहे हो वही डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर. अब तुम सोचो, दीवानी क्या है? रिवेन्यू मैटर्स है ना. दीवानी अदालत सिविल केसेस देखती है, बेसिकली रिवेन्यू मैटर्स देखती है. अब तुम सोचो, अगर दीवानी अदालत में खुद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बैठा है और इसके पास सिविल मैटर आ रहे हैं, मतलब रिवेन्यू से लेके रिलेटेड मैटर भी आ रहे हैं, राइट? अगर किसी ने दीवानी अदालत में कलेक्टर के खिलाफ ही कंप्लेन किया तो क्या ये फैसला सुनाने के लायक है? मैं बोल रहा हूँ दीवानी अदालत में जज खुद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, लेकिन अगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ही खिलाफ कुछ आर्ग्यूमेंट या कंप्लेन आ रही है कि इसने ही पैसे में कुछ धांधली की है, क्योंकि रिवेन्यू मैटर सिविल के कोर्ट ही सुनता है, ठीक है? और अगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के खिलाफ ही कोई कंप्लेन आ रही है, तो तुमको लग रहा है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सही बंदा है कि वो उस चीज को सुने और वर्डिक्ट दे? नहीं ना. यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाता है सेपरेशन ऑफ पावर का, जो आज के टाइम पे आपको क्लियर दिखता है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को रेवेन्यू मैटर्स में सिर्फ अलाउड है, बट इतना नहीं कि वो जज कर पाए, ठीक है? तो यहाँ पे कॉर्नवेलिस ने बोला कि ये गलत हो रहा है, कि किसी ने अगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के खिलाफ ही रेवेन्यू का मैटर का कंप्लेन लाया तो ही इज नॉट इन अ प्रॉपर पोजिशन टू गिव अ वर्डिक्ट. तो सेपरेशन ऑफ पावर लाया गया है आपके कॉर्नवेलिस चर्चा द्वारा. और कैसे लाया गया? लेट्स ट्राई टू फिगर इट आउट. इन्होंने क्या किया, पूरा सेटअप आप लोग को तो समझ गया ऊपर से नीचे कैसा है, लेकिन फिर भी मैं एक बार बताऊंगा. देखो, पूरा आप देखो कैसा था. एकदम लोअर लेवल पे देयर वाज कोर्ट ऑफ मुंसिफ. मैंने तुमको डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट से पुराना बताया. तो जो लोअर लेवल पे पहली कोर्ट होती है ना, जहाँ पे आप जाके सिविल केसेस सुनते हो, मुंसिफ की कोर्ट होती है, मुंसिफ की कोर्ट. वहां पे जज जो होगा ना आपका, ही विल बी एन इंडियन. सिविल मैटर का पहले मैं बता रहा हूँ. फिर अगर आपको इनके फैसले सही नहीं लगे तो आप दूसरे लेवल पे जाते हो. दूसरे लेवल पे देर इज रजिस्ट्रार्स कोर्ट. देर इज रजिस्ट्रार्स कोर्ट. और रजिस्ट्रार कोर्ट में आपको जज मिलता है एक यूरोपियन. अब मान लेते हैं आप इनके भी फैसले से खुश नहीं है, तो आप जाओगे तीसरे लेवल पे. दैट इज योर डिस्ट्रिक्ट लेवल. करेक्ट. डिस्ट्रिक्ट लेवल जो होता है आपका, मैंने अभी आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल से ही बताया था. डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपकी होती है दीवानी अदालत, राइट? इस दीवानी अदालत में जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है वो कौन होता है? एक यूरोपियन. और वो यूरोपियन कौन रहेगा? एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा, ठीक है? ये था. इसमें रॉबर्ट, सॉरी, कॉर्नवेलिस ने बोला कि ये नहीं अलाउड है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अब से जज नहीं होगा, क्योंकि अगर किसी ने उसके खिलाफ लाया कुछ तो वो तो फिर ऐसे बायसनेस दिखाएगा. तो उसने ये एक चीज बोली कि नहीं, दिस इज नॉट अलाउड, दिस शुड नॉट बी डन, ठीक है? अब मान लेते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी ये जो चेंजेस किया है उसने, मैं एक बार अंडरलाइन कर रहा हूँ, अंडरलाइन पे ध्यान दो. उसने ये पॉइंट पे चेंज किया है कि आपका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तो नहीं होगा आप जज. अब आप मान लो कि ये भी एक चेंजेस थे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के केसेस जो है आपको फुलफिल नहीं हो रहे हैं, ठीक है? तो आप लोगों ने देखा कि मैंने सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल का बताया था, अब मैं उसके ऊपर जा रहा हूँ. डिस्ट्रिक्ट लेवल के भी फैसले से आप लोग खुश नहीं हुए,
तो इन लोगों ने बनाया हुआ था फोर्थ लेवल, प्रोविंशियल लेवल, कि आप लोग प्रोविंशियल लेवल पे भी जाके अपना अपील दे सकते हो। इस प्रोविंशियल लेवल के लिए इसने सर्किट कोड बनाई थी। नाउ व्हाट इज सर्किट कोड? सर्किट कोड ऐसा हो जाएगा ना कि 4 सीड्स बना दी इन्होंने। व्हाट इज सर्किट कोड? बेसिकली कि आप सोचो, तुम दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के पास अपने जब फैसले के लिए अपील करने आओगे तो वो दूर है ना, तो तुम कितने बार आओगे? मान लो कैलकाता देखो, ये तुम्हारा कैलकाता है। कहाँ गया? दिस इज योर कैलकाता, इट्स वेरी बिग। बंगाल में तुम्हारा कैलकाता इधर है, लेकिन पूरा बंगाल तो बहुत दूर है ना। कोई बंदा यहाँ रह रहा है और उसको अपील करना है, तो वो यहाँ से पूरा कैलकाता ट्रैवल करेगा और अपील करेगा, तो वो दूर वाली बात है। तो सर्किट कोर्ट क्या होता है, ये लोग बोलेंगे कि कैलकाता में तो मेन कोर्ट है, लेकिन उसका एक सीट इधर पे भी है, कि इतना दूर आने से पहले तुम यहीं पे अपील कर लो, ये हमारा ही कोर्ट है, हमारी ही बेंच बैठ रही है। तो सर्किट कोर्ट ने क्या किया, जो बंगाल प्रोविंस है, वहां पे ऐसे 4 कोर्ट्स बना दिए, 4 सर्किट कोर्ट्स बना दिए, जैसे कि एक मुर्शिदाबाद में, एक आपका ढाका में, जो आज के बांग्लादेश में है डेफिनेटली, पटना में, उस टाइम पे पटना बिहार वाज वन एंड सेम थिंग, और एक कैलकाता में। तो ये है आपका वो 4 सीट्स या सर्किट कोर्ट जिसको आप बोलते हो, कि आप वहां आओ, उससे अच्छा आप लोग यहीं पे अपनी अपील के लिए जा सकते हो, वो हमारी बेंच की सीट है। तो ऐसे 4 सीट्स बना दी गई। ठीक है। अब आपको लग रहा है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल का भी नहीं सुनाया जा रहा है, प्रोविंशियल लेवल पे इसने जो चेंजेस किए उसमें भी नहीं सुनी जा रही है, देन यू कैन गो टू सदर दीवानी अदालत, जो हम पीछे देखे। क्योंकि कैसा है मालूम है, ये सदर दीवानी अदालत सबसे ऊपर वाली हो गई थी ना। आप लोग सदर दीवानी अदालत कैसे पहुंचोगे, वो बहुत दूर है, कैलकाता में इसकी सीट है। तो सदर दीवानी अदालत की ही सीट को ऐसे 4 जगह पे कर दिया गया है कि लोगों को पहुंचने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। और अगर फिर भी, यहाँ तक सब समझ गए क्या? पहले मेरे को बताओ, ये स्ट्रक्चर समझ में आया सबको कैसा है? सदर दीवानी अदालत की ही सीट्स को ऐसा 4 सर्किट कोर्ट में प्रोविंस के लेवल पे बांटा गया, ताकि जस्टिस के लिए लोगों को इक्वली अच्छा हो। ओके, गौरव, पद्मप्रिया। ओके कूल, सबको समझ गए, ग्रेट। तो ये तो सिविल केसेस के लिए हो गया। ठीक है। एक और चीज है जो मैं आपको बताता हूँ, इसकी भी अपील कर सकते हो, या फिर अगर कोई मैटर रहेगा, मान लो कोई मैटर है जो 500 पाउंड से ज्यादा का मैटर है, 5,000 पाउंड के ज्यादा का मैटर है, रिवेन्यू का मैटर है, 5,000 पाउंड से ज्यादा पैसा इन्वॉल्व है, तो उसमें आपका इधर की कोर्ट नहीं सुनेगी, किंग है ना जो ब्रिटेन का, और उसके काउंसिल, वो लोग सुनेंगे ये पूरा मैटर। किंग प्लस उसकी प्रीवी काउंसिल ये सब मैटर सुनेगी, इधर के कोई कोर्ट नहीं सुनेंगे अगर ऐसा कुछ रहेगा तो। दिस इज ऑल फॉर सिविल केसेस। सिविल मतलब रिवेन्यू, याद रखो। तो इसमें आप लोगों ने एक चेंज देखा कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को उसकी पावर से हटा दिया गया है। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को उसकी पावर से हटा दिया गया है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास कोई पावर वावर नहीं है, कि वो मतलब जज नहीं कर सकता बेसिकली। ठीक है, वो एक पार्ट। अब ऐसा सेम आपको मैंने बोला ना कि क्रिमिनल कोड भी तो है, राइट? फौजदारी अदालत भी तो थी। तो इसने एक काम और किया हुआ है कि फौजदारी अदालत जो थी आपकी, कहाँ पे गई, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे थी आपकी फौजदारी अदालत, यहाँ पे। तो अब से क्रिमिनल केसेस जो हैं फौजदारी अदालत नहीं सुनेगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक है, एक चेंज ये भी याद रखो कि फौजदारी अदालत को हटा दिया गया, बंद कर दिया गया। अब आपके जो क्रिमिनल केसेस हैं वो डायरेक्टली सुने जाएंगे, ये जो सर्किट कोर्ट्स थी ना, इनके द्वारा। और अगर इधर के मैटर से आप लोग खुश नहीं हो, तो यू गाइस कैन गो टू सदर निजामत अदालत, सदर
निजामत अदालत जा सकते हो। तो दूसरा चेंज क्या किया वॉरेन हेस्टिंग ने, फौजदारी सॉरी इसने कॉलवेनिस ने, कि सदर निजामत अदालत को बंद कर दिया। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ये वाला चीज करके कॉर्नवेलिस ने एक्चुअली में सेपरेशन ऑफ पावर किया है। तो ये जो सेपरेशन ऑफ पावर किया है ना कॉर्नवालिस ने, उसी को कॉर्नवेलिस कोड बोला जाता है। कॉर्नवेलिस कोड बोला जाता है। ऑल्सो ये जो सदर निजामत अदालत है, वहां पे पहले आपने देखा जज सिर्फ गवर्नर जनरल था। ठीक है, सदर निजामत अदालत में सॉरी जज आपने देखा डेप्यूटी नवाब था। अब इसमें चेंज कर दिया गया है कि जज जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। एक मिनट है, ये बहुत क्लिशियल। अब आपका चेंज करके ये कर दिया है कि जज कौन रहेगा, सदर निजामत अदालत में जज रहेंगे आपके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, प्लस उनकी काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी ना वो। तो ये भी एक तीसरा चेंज है। तो तीन चेंज मैंने आपको टोटल दिखाए हुए हैं। तीनों चेंज आप लोग समझ गए जो कॉर्नवालिस द्वारा किया गया है? क्या ये सबको समझ में आया? इज इट क्लियर टू एवरीवन? पद्मप्रिया, गौरव, प्रीति, उदा। ओके प्रीति, अच्छा क्लियर, ओके नाइस। तो ये कॉर्नवालिस कोड है, या कॉर्नवालिस ने जो चीजें की थी। अब इसके बाद एक और धुरंधर आएंगे अपने, विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक आके सब खत्म ही कर देते, बोले जितना भी चेंजेस किया उस सबको हटा के वापस से नॉर्मल कर देते। ठीक है, ये वैसे अच्छा था, सेपरेशन ऑफ पावर थोड़ा सा दर्शाता है उसका पहला एग्जाम्पल है। इनफैक्ट आपको पॉलिटी पढ़ाते हुए भी ये एग्जाम्पल्स बहुत टाइम दिए जाते हैं, बट क्योंकि बच्चे पढ़े नहीं रहते हैं मॉडर्न हिस्ट्री, तो समझ नहीं आता है उनको ये। बट अब तुम समझ जाओगे। तो देर इज रिफॉर्म्स अंडर विलियम बेंटिक नाउ। एक मिनट देना गाइस, जस्ट गिव मी 1 मिनट। सो आज दिल्ली बहुत ज्यादा गर्म है, पता नहीं क्यों। सो देर आर रिफॉर्म्स अंडर विलियम बेंटिक, और विलियम बेंटिक के अंदर क्या रिफॉर्म्स है हम वो देखते हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट्स सी दैट आल्सो। सो वी हैव दिस, कि आपको पूरा मैटर वैसे ही देखना है अभी। सिविल था, ठीक है। सिविल में आपको लोअर लेवल पे था मुंसिफ की कोर्ट, मैंने बताया था। मुंसिफ के कोर्ट के ऊपर रजिस्ट्रार का कोर्ट, रजिस्ट्रार के कोर्ट के ऊपर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में यू आर हैविंग योर दीवानी अदालत इस केस में फॉर सिविल मैटर्स, जिसमें जज कौन था आपका, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ठीक है, इन्होंने एक चेंज ऐसी भी की कि पहले उसने क्या किया, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को हटा दिया था, इन्होंने वापस से ला दिया कि नहीं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही होगा, पहला चेंज। ठीक है, मतलब जो जो चेंजेस वो करके गया था वो सबको हटा दिया। जैसे आपने देखा कि सर्किट कोर्ट भी एस्टेब्लिश किया था उन्होंने, कॉर्नवेलिस ने। तो अब ये भी करेंगे दूसरा, कि अब कोई सर्किट कोर्ट नहीं है, देयर वुड बी नो सर्किट कोर्ट्स। तो सर्किट कोर्ट्स भी हटा दिए गए कि नहीं कोई जरूरत नहीं है सर्किट कोर्ट्स की, ये दूसरा चेंज। उसके अपार्ट देयर वाज सरदार दीवानी अदालत, जो आप पहले भी देख रहे हो, सदर दीवानी अदालत। अब बीच के सर्किट कोर्ट्स हटा दिए गए। सदर दीवानी अदालत की मेन सीट कहाँ है, कलकत्ता में।
एक मेन सीट तो पहले से कैलकाता में थी, बस एक नई सीट ऐड कर दी गई है इलाहाबाद में। तो सदर दीवानी अदालत में एक सीट ऐड कर दी गई है इलाहाबाद में, दिस इज थर्ड चेंज। ठीक है। और उसके बाद अगर फिर भी आपका मन नहीं भरा है कि भाई अपील नहीं है, तो फिर राजा और उसके प्रीवी काउंसिल के पास जाओ। किंग प्लस प्रीवी काउंसिल। आपको ये भी याद होगा कि सिविल तो ये था, क्रिमिनल में भी कुछ किया था। क्रिमिनल में फौजदारी को हटा दिया था ना उसने। तो क्रिमिनल में वापस से फौजदारी आ गई है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो आप पहले फौजदारी अदालत पे जाओ, और फौजदारी पे तुम्हारी अपील नहीं सुनी गई तो यू कैन गो टू सदर निजामत। ठीक है। और सेम है, जिसमें आप सदर दीवानी अदालत में जैसी सीट देख रहे हो, इसकी भी सीट्स पहले कोलकाता में ही थी सिर्फ। ठीक है। लेकिन अब इसको भी एक सीट दे दी गई है एट इलाहाबाद। तो दोनों को इलाहाबाद में एक एक एडिशन दिया गया है। ठीक है। और तो और सुप्रीम कोर्ट में बोल दिया गया है कि अब आप लोग पहले कैसा होता था, इफ यू सी ना, नॉर्मल जो कोर्ट्स है, सारे कोर्ट में पर्शियन भाषा का यूज करने के लिए अलाउड था। मतलब कोई अपील करने आ रहा है ना, तो फारसी भाषा में अपील कर सकता है, पर्शियन में अपील कर सकता है, लोकल लैंग्वेज में भी अपील कर सकते हो आप लोग। ठीक है, ये सारे कोर्ट्स में। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट बनाया था ना उन लोगों ने, अगर आप सदर दीवानी अदालत की जगह पे, इसकी जगह पे, मैंने बोला था ना सुप्रीम कोर्ट का भी ऑप्शन है जाने का, तो अगर आप इसकी जगह सुप्रीम कोर्ट जाओगे, तो सुप्रीम कोर्ट में आपका कोई और भाषा नहीं चलेगा, सिर्फ इंग्लिश चलेगा। मतलब वहां पे अपील आपको इंग्लिश में करना पड़ेगा। ये एक चेंज इनके द्वारा। क्या विलियम बेंटिक के चेंजेस सबको समझ में आए? Are the changes that was done by William Bentinck, is it clear to everyone? Please raise your hands and let me know if it is clear. If it's clear to everyone, please do let me know. Okay, cool. Now, now let's move forward. तो विलियम बेंटिक के टाइम पे एक और कुछ चीजें हुई है। जैसे क्या होता था मालूम है, ये अलग अलग लॉज होते थे, सबके फॉलो करने तो बहुत हैक्टिक होता था। तो लॉ को स्ट्रीमलाइन करना शुरू हुआ। यही टाइम है जब आपको सिविल प्रोसीजर कोड बनता हुआ दिख रहा है कि नहीं नहीं, पर्सनल लॉ नहीं फॉलो होंगे, हम खुद लॉ के कोड बनाएंगे, सब पे अप्लाई होगा। तो 1859 का आपको सिविल प्रोसीजर कोड बनता हुआ दिखा। फिर इंडियन पीनल कोड भी आपको इसी टाइम पे 1860 में बनता हुआ दिखा। और इसके बाद सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। पहले याद है वो पर्सनल लॉ में बोल रहा था फॉलो हो रहे हैं, अब उनको भी हटा के बोला नहीं सब पे सेम होगा। और आज तो हम लोग ने इनको भी बदल दिया है। इसकी जगह हमने बीएनएसएस ला दिया है, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता। आईपीएस, आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता ला दिया है। और सीआरपीसी की जगह भारतीय सक्षम, भारतीय, नाम भी नहीं आ रहा है मेरे पे, अधिबंधन समथिंग, तो वो भी आया। क्योंकि अब ये इंडियनाइजेशन करने की बात कर रहे हैं, देखो ये आईपीसी सीआरपीसी, ये सब तो ब्रिटिशर्स द्वारा किया गया है। तो अब हम लोग बोल रहे हैं कि नहीं, वी नीड मोर laws, more codified laws as of showing that Indian roots। ठीक है। तो हमने अब तो वो बीएनएसएस वगैरह भी करना शुरू कर दिया। तो दिस वाज द रिफॉर्म्स दैट वाज बॉट अंडर दिस थिंग्स। ठीक है। अब एक छोटा सा चीज इसमें ये भी बता दूंगा मैं, ये 3 साल भी याद रख लो। 1865 में आप लोग को ये बता रहा हूँ मैं, सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालत दोनों जो थी, दोनों सदर अदालत को मिक्स करके, मतलब ये देखो, सदर दीवानी अदालत है एक, और एक आपका सदर निजामत अदालत है। इन दोनों को मिक्स करके सुप्रीम कोर्ट के साथ आपने बना दिया हाई कोर्ट। अब आपने इनको हाई कोर्ट बना दिया है मिला के। ठीक है, ये याद रखना, आपने इनको मिला के क्या बना दिया है, हाई कोर्ट बना दिया। क्लियर टिल यू? ठीक है। फिर
अब हाई कोर्ट आ रहे हैं तो हाई कोर्ट के बेंचेस कहाँ कहाँ पे रहेंगे? तीन जो इनकी इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंसीज थी, कैलकाता, बॉम्बे और आपका मद्रास। ये तीन जगह पे यू फाइंड इट आउट। ठीक है। 1882 का हमने डिस्कस किया हुआ है कि रिपन सर ने चाहा था कि इंडियन जजेस भी सुन सके ट्रायल यूरोपियंस का। इसके लिए आपको इल्बर्ट बिल की कंट्रोवर्सी याद होगी। ये बिल पास हुआ लेकिन बहुत सारे इस अमेंडमेंट के बाद, ये आपको याद होगा, हमने इसको डिस्कस किया। तो इट वाज पास्ड विद अमेंडमेंट्स। ठीक है। और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वगैरह से आपको फेडरल कोड भी आता हुआ दिखता है पिक्चर में। ठीक है। अब फेडरल कोड आने के बाद आपका स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा, देखो। नीचे कौन सी कोर्ट है? मुंसिफ कोर्ट। उसके ऊपर कौन सी कोर्ट है? रजिस्ट्रार कोर्ट। अच्छे से लिखते हैं, समझ में आ रहा है। मैं थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ ताकि आप लोग को और क्लैरिटी दिखे इसमें। जैसे आप लोग को नीचे दिख रहा है एकदम लो लेवल पे, देयर वाज मुंसिफ की कोर्ट, राइट। उसके ऊपर आपको था रजिस्ट्रार्स कोर्ट। फिर उसके ऊपर आपको दिख रहा था डिस्ट्रिक्ट दीवानी अदालत, जो दोनों थी। ठीक है। मान लेता हूँ मैं, डिस्ट्रिक्ट दीवानी अदालत थी ना आपकी, ये वाली। तो मैं सिविल की बात कर रहा हूँ अभी। और अब उसके ऊपर जो था आपका सदर वाला, सदर वाले को मिला के सुप्रीम कोर्ट के साथ जो कंफ्यूजन क्रिएट किया था ना इन लोग ने इधर पे, कि अरे किसके पास जाने का, इसके पास जाने का, प्रॉब्लम होने पे इसके पास जाने का कि इसके पास जाने का। इन लोग ने बोला दोनों को मिला के एक हाई कोर्ट बना दो। तो आपको यहीं पे दिखा था कि सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालत को मिला के हाई कोर्ट बना दिया। इसके लिए अब आपको सदर अदालत और ये नहीं दिखेंगे, और थर्ड पोजीशन पे आपको यहाँ पे हाई कोर्ट दिख रहा था। और हाई कोर्ट के ऊपर अब इन लोग ने जो बनाया है वो है फेडरल कोर्ट, मतलब सॉर्ट ऑफ समथिंग योर सुप्रीम कोर्ट जैसा। ठीक है, ये सिविल केसेस के लिए। और डिस्ट्रिक्ट के लिए फौजदारी थी यहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट फौजदारी अदालत। और डिस्ट्रिक्ट फौजदारी अदालत के ऊपर भी अब वो सदर निजामत हटा दिया ना, क्योंकि हाई कोर्ट बना दिया सदर की सारी मिक्स करके। तो हाई कोर्ट का भी अगर नहीं समझ में आया तो फेडरल कोर्ट पे जाना है। अब फेडरल कोर्ट के भी ऊपर अगर किसको करना है आपको अपील, तो देर इज किंग प्लस किंग की प्रीवी काउंसिल। ठीक है। अब ये तो पूरा सेटअप चल रहा था आपका। फिर अचानक से एक दिन आपका देश आजाद हो गया। अब जब आपका देश आजाद हो गया तो हमने इसमें थोड़ा सा चेंजेस किया। क्योंकि क्यों? हमारे पास आ गया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 में। जब हमारे पास आया तो हमने क्या किया, किंग प्रेवी काउंसिल और इसको हटा के, यानी मिला के सुप्रीम कोर्ट बना दिया इसकी जगह पे। हाई कोर्ट्स को वैसे ही रखा। और ये सारी जो है इनको हमने सबॉर्डिनेट कोर्ट्स का दर्जा दे दिया। जो आज का आपका स्ट्रक्चर है। तो इसकी अपील इसको, इसकी अपील इसको। और फाइनली अगर आपको कुछ चीज चलानी है कैसी, तो सुप्रीम कोर्ट भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर चलती है। क्या ये आपको पूरा जुडिशरी कैसे हुआ, कैसे बना, कैसे फॉर्म में आया, समझ में आया? इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई? थैंक यू अर्शिता। कैन यू सेंड इट इन ग्रुप प्लीज? ग्रुप में भेज देना प्लीज, सब एक बार रेफर कर सकते हैं। यहाँ तक सब क्लियर हो?
Is it clear till here, everyone? Let me know. Okay, 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 cool. So this was the reforms for judiciary जो आपके आज के इसमें आया है रिफॉर्म। ओके, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, किसी को यहाँ तक कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी इफ यू हैव एनी डाउट राइट नाउ राइट अवे। इफ नहीं, वी कैन मूव फॉरवर्ड लास्ट टॉपिक। ठीक है, लेट्स डिस्कस अबाउट सम लोअर क्लास मूवमेंट्स या लोअर कास्ट मूवमेंट्स। तो मैं आप लोग को जो बता रहा हूँ, ये लोअर कास्ट के द्वारा किया गया मूवमेंट है। ठीक है, उसमें सबसे पहला नाम जो आपको सुनाई देता है, दैट्स ऑफ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, ही बिलोंग फ्रॉम अ प्लेस इन एमपी कॉल्ड एज महू। वहां पे थे, और ये महार कास्ट से आते थे। आप लोग जानते हो कि इन्होंने एक्चुअली बहुत कास्ट की वजह से सहा है। ठीक है, इसके लिए वाई लोअर कास्ट मूवमेंट ही स्टार्टेड, पहला क्वेश्चन ये आता है। तो आपको पता होगा कि इनको जब पढ़ाया जाता था तो बाहर बैठाया जाता था, या फिर ऐसी चीज है। एक बार इनको इनके टीचर ने पूछा था, ऐसी कौन सी चीज है जो तुम देख सकते हो बट छू नहीं सकते या ले नहीं सकते, तो इन्होंने बोला था वो मटके में रखा हुआ पानी। तो इनको बहुत सफर किया है इन्होंने पूरे अपने जर्नी के टाइम पे। ठीक है, और इनके एक नहीं बहुत एग्जाम्पल है। जैसे एक बार एक तुंगा वाला जब ये अपने पापा को मिलने जा रहे थे, तो ये अच्छे कपड़े पहनते थे, इनको पढ़े लिखे थे डेफिनेटली, तो अच्छा कपड़ा पहना था। तो तोंगे वाले ने सोचा ये ऊंची जात के हैं, और तोंगे में बैठाया। अब तोंगे में बैठाने के बाद रास्ते में बात तो करेंगे ना, तो तांगे में जब बात करते हुए जा रहे थे ये लोग, तब उसको पता चला कि ये लोअर कास्ट से है, तो उसको उतार दिया था। तो ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स मिलते हैं जिनकी वजह से आपको पता चलता है इन्होंने बहुत सफर किया। तो इन्होंने सोचा कि शायद एडुकेशन करने से ही मेरा अपलिफ्टमेंट हो जाए, एडुकेशन विल अपलिफ्ट मी। ठीक है, लेकिन ये चीज नहीं हो पाई। हालांकि इन्होंने पीएचडी बहुत कम टाइम में, लोगों को 5-5 साल लगते, इन्होंने 2-3 साल में ही कर दिया था। वो भी यहाँ के स्कूल्स कॉलेजेस से नहीं, लंदन के कॉलेज से। ठीक है, किसकी मदद से? गायकवाड़ की मदद से। जो गायकवाड़ होते थे ना, ये लोग ऐसे स्कॉलर बंदों को स्कॉलरशिप देते थे जो पढ़ते थे, एक कंडीशन पे कि आप लोग जब पूरा पढ़ के आ जाओगे तो आप लोग हमारे बड़ौदा में, गायकवाड़ बड़ौदा से थे, ठीक है, बड़ौदा को रूल करते थे। तो कंडीशनल सर्विस होती थी कि आप लोग जब पढ़ के आओगे बाहर से हमारी स्कॉलरशिप पे, तो बड़ौदा में आके काम करोगे। तो इन्होंने कंडीशनल सर्विस पे जाके स्कॉलरशिप पूरी की थी और आके बड़ौदा में सर्व भी कर रहे थे, लेकिन वहां भी इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ। वो सोचो, उस जगह के जिसमें काम कर रहे थे बड़ौदा के अंदर, वहां के एकदम टॉप पे थे, जो हाईएस्ट पोस्ट होती है ना उस पे थे, फिर भी इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ वहां पे। तब इन्होंने सोचा कि नहीं, ये बहुत जरूरी है कि डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ लड़ा जाए, नेसेसरी टू फाइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बहुत सारी, आप लोगों को दिखेगा कि अपने जर्नल्स वगैरह से दी है, लिख के लड़ा है। एक इनकी मुख्य नायक करके थी, मुख्य नायक, इनकी भी मैगजीन थी वो। तो उस मैगजीन के थ्रू ये अपनी व्यू प्रकट करते थे। ठीक है, मुख्य नायक का मतलब होता है साइलेंट बट ऑब्जर्विंग, चुप हैं बट सब ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, 1924 में इन्होंने एक और रखा था, बहिष्कृत हितकरनी सभा। मतलब जो लोग बहिष्कार हुए हैं,
उनके फेवर के लिए काम करती हुई सभा, बहिष्कृत हित करनी सभा भी इन्होंने शुरू किया था। इनफैक्ट महाड़ सत्याग्रह, महाड़ इज अ प्लेस, एक लेक है, वहां पे पानी नहीं पीने दिया जाता था। तो वहां पे गए, उस डैम में से उन्होंने मतलब लेक में से पानी उठाया और उससे पानी पिया, जैसे गांधी जी ने सत्याग्रह किया था ना सॉल्ट वाला खेड़ा का, उसी तरह से। तो सिंबॉलिक है। इनफैक्ट आज भी महाड़ कम्युनिटी उसको हर साल में एक बार जाके वहां पे सिंबॉलिकली लोअर कास्ट, ठीक है, नॉट महाड़, लोअर क्लास के लोग, लोअर कास्ट के लोग जाके उसको सिंबॉलिकली हर साल ये करते हैं, दिखाने के लिए कि देखो हमने लड़ा है। ठीक है। उसके अपार्ट इनके बहुत सारे पीरियोडिकल्स भी लिखे गए हैं इनके द्वारा, नाम याद रखना है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन समथिंग, जैसे कि एक टेक्स्ट ये लिखते थे, बहिष्कृत भारत, बहिष्कृत भारत, सनथा, फिर जनता। ये इनके द्वारा लिखी हुई कुछ पीरियोडिकल्स, टाइम टू टाइम आने वाली मतलब मैगजीन्स है। इनकी बुक्स है, इनफैक्ट आई वुड ऑनेस्टली रिकमेंड यू टू रीड इट बुक्स, बहुत अच्छे विचार है। वन बीइंग एनहाइलेशन ऑफ कास्ट, ठीक है, द अनटचेबल्स करके। मैंने तुमको शायद ये बुक पहले भी रिकमेंड की होगी कभी। कभी भी इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड अ पर्सन, रीड हिट बुक्स, रीड इट्स बुक्स, बहुत अच्छा समझ में आएगा। एक और बुक है इनकी, बुद्धा और कार्ल मार्क्स, बुद्धा एंड हिज धम्मा, ठीक है। इनफैक्ट डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने तो मैरिज रिचुअल्स को भी आसान कर दिया था। जो आप लोग को पता ही होगा, उन्होंने अपने बहुत सारे फॉलोअर्स के साथ बुद्धिज्म अपना लिया था। तो ही सेड कि ये जो ऑर्थोडॉक्सी एलिमेंट है शादी करते वक्त, ये सब नहीं होना चाहिए। आप लोग देख लेना, जब आप लोग की शादी होगी तो भी आप लोग से कराया जाएगा। जैसे शादी के टाइम पे नाऊ जो लोग होते हैं समाज के लोग, उनको बुला के कुछ करवाया जाता है और लास्ट में उनको पैसे दिया जाता, तो वो भी एक कास्ट सिस्टम का टाइप था। उससे आप दिखा रहे हो कि आप कास्ट सिस्टम फॉलो कर रहे हो। इसके लिए इन्होंने मतलब बुद्धिज्म के हिसाब से थोड़ा चेंजेस करके वो मैरिज रिचुअल बनाया, जिसमें आप प्रीस्ट नहीं बुलाते हो, नॉर्मल शादी करते हो, बुद्धा के जो मंत्र है उसको रिसाइट कर लेते हो फटाफट, और बहुत लाइट कपड़े, वाइट कपड़े जैसे पहन के शादी करते हो, कोई श्रृंगार विंगार नहीं, कुछ नहीं, बहुत नॉर्मली। ठीक है। तो ये पूरा चीज इनके द्वारा, यहाँ तक क्लियर हो? इज इट क्लियर टिल हियर गाइस? प्लीज लेट मी नो। यू गाइस क्लियर टिल हियर? प्रीति, रक्षित, प्रीति एंड रक्षित, आर यू गाइस क्लियर? प्लीज लेट मी नो। ओके। प्रीति, बच्चा, इज इट क्लियर? कूल। तो एक नाम मैंने आपको ये बताया, अब एक लास्ट नाम जो आपको देना चाहता हूँ मैं, राम स्वामी नायकर। ठीक है। राम स्वामी नायकर बिलोंग टू साउथ इंडिया बेसिकली। इनको दो नाम से बुलाया जाता था, थनथई या फिर पेरियर भी बुलाया जाता था इनको, थनथई या फिर पेरियर। थनथई का मतलब होता है फादर, और पेरियर का मतलब होता है ग्रेट सोल। ठीक है, याद रखना। 1970 में देयर वाज श्री पी, टू डिफरेंट पर्सन्स बेसिकली, दो नाम और देता हूँ मैं, श्री पी थेगराया प्लस पी आर नायर, नायर।
इन लोगों ने मिलके एक्चुअली वो पार्टी खोली थी, उसका बहुत बड़ा नाम था, तो शॉर्ट नाम इन्होंने रखा एक पार्टी का, जस्टिस पार्टी करके। ये जस्टिस पार्टी में ब्राह्मण्स को अलाउड नहीं था, ठीक है, ब्राह्मण्स वर नॉट अलाउड इन जस्टिस पार्टी, ठीक है। तो आपको राम स्वामी नायकर इस पार्टी को ज्वाइन करते हुए दिखते हैं, राम स्वामी नायकर ज्वाइन करते हैं इस पार्टी को। और इनका भी पूरी चीजें वैसे ही है जैसे ही इज अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, जो लोग अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करते हैं, दैट्स नॉट गुड। आप लोगों को अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। इनफैक्ट पुरानी स्टोरीज जो है ना, पुराण की कहानी, उसको फेरी टेल्स बोलते थे। पौराणिक स्टोरी को फेरी टेल्स बोलते थे ये। ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म के इस पे थे, अपोज करते थे सुपरस्टिशन को। हिंदी इम्पोजिशन द्राविडियन लोगों पे, उसको भी अपोज करते थे, मतलब हिंदी इम्पोजिशन ऑन द्राविडियन, इसको भी यूज टू अपोज। पूरी लाइफ इन्होंने अपने डिस्क्रिमिनेशन फेस किया है, ठीक है, फेस्ड सबसे ज्यादा, इनफैक्ट आई वुड से बाबा साहेब अम्बेडकर से भी ज्यादा, होल लाइफ। इसके लिए आपको दिखेगा ना ये, एक बार मतलब बहुत एग्रेसिव थे ये इन सब चीजों को लेके। जब अपोज करते थे तो अपोज करते करते ना इन्होंने एक बार जनेयू होता है ना, उसको ही ब्रेक कर दिया था, तोड़ दिया था जनेयू, सिंबॉलिकली कट कर दिया था, ठीक है, सिंबॉलिकली दिखाने के लिए कि जो तुम करते हो ना, कास्ट सिस्टम, ऑर्थोडॉक्सी, हिंदुइज्म, वो चीज। तो ही वॉज क्वाइट एग्रेसिव ओवर दिस थिंग्स। ये बोलते थे कि ब्राह्मण ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म इज नथिंग, इज जस्ट हिंदुइज्म। ये जो आप लोग ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म बोलते हो वो कुछ है नहीं, क्योंकि जब आप ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म बोलते हो ना, तो आप ब्राह्मण्स को ऊपर वाली पोजीशन में रख रहे हो। ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म इज नथिंग, इट्स जस्ट हिंदुइज्म, सिर्फ हिंदुइज्म है। बेसिकली अपोज कर रहे हैं कास्ट सिस्टम वगैरह, ठीक है। अब पेरियर, राम स्वामी नायकर के पेरियर के फ्रेंड थे, जिनका नाम था एन अन्नादुरई, ठीक है। एन अन्नादुरई ने राम स्वामी नायकर के मरने के बाद, आफ्टर हिज डेथ, ये मूवमेंट कंटिन्यू रखा। और इन्होंने जस्टिस पार्टी का नाम बदल के कर दिया डीके, द्रविडियन कसगम, ठीक है। सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। कसगम का मतलब फेडरेशन होता है, ठीक है। ये साउथ की पॉलिटिक्स में आपको दिखते हैं आजकल, इन्हीं को अपने विजय सर ने रिसेंटली हराया है, मतलब इनको नहीं, इनके बाद में भी द्रविडियन कसगम, कसगम का मतलब होता है फेडरेशन। 1944 में इन्होंने ये किया था, जस्टिस पार्टी का नाम बदल के। बाद में उससे स्प्लिट होके एक और अलग पार्टी बना दी 1946 में, जिसका नाम इन्होंने रखा डीएमके। इनफैक्ट ही वेंट टू बिकम चीफ मिनिस्टर ऑल्सो। द्राविडन मुन्नेत्र कसगम। मुन्नेत्र का मतलब होता है प्रोग्रेसिव, और कसगम का मतलब फेडरेशन। स्टालिन सर इसी से थे। और अभी तलपति, विजय तलपति इज आर न्यू सीएम ऑफ तमिलनाडु। इनफैक्ट द गाय हैज अ ऑरा। आई एम फीलिंग गुड कि एक्चुअली, देखो ना कितनी अच्छी बात है कि ऐसा किया जाता है कि वहां पे ही चीजें चेंज आती है, जहाँ पे एडुकेटेड लोग सोच के वोट करें, ठीक है। क्या आप लोग मेरे साथ यहाँ तक हो? आर यू गाइस विथ मी टिल हियर? ठीक है। एक एक्स्ट्रा पॉइंटर दे देता हूँ मैं, वैसे ये मिल जाता बुक में आपको।
बट फिर भी मेरे पास है तो खत्म कर देता हूँ मैं इसको लेके। केरला में भी अनटचेबल्स थे जिनको एजावा बोला जाता था। तो देवर फ्रॉम एजावा कास्ट, ये अनटचेबल्स है वहाँ के बेसिकली। वहाँ भी इनके साथ अनटचेबिलिटी हुई है। ठीक है। तो यहाँ पे भी एक लीडर आते हुए आपको दिखते हैं, श्री नारायण गुरु। ठीक है। श्री नारायण गुरु ने शुरू की एक ऑर्गेनाइजेशन जिसको आप लोग बोलते हो श्री नारायण धर्म परिपालम युगम। ठीक है। ये पहले केरला में स्टार्ट हुआ, फिर धीरे धीरे इसका रीच बढ़ा, मतलब बाकी स्टेट्स में भी पहुंचा, स्प्रेड हुआ। ठीक है। इनका भी यही था कि स्टॉप करना है अनटचेबिलिटी, और जो एजावा कम्युनिटी के लोग हैं उनकी पोजीशन रिस्पेक्टफुल करी जाए सोसाइटी में। स्टॉप अनटचेबिलिटी एंड गिव रिस्पेक्टफुल पोजीशन टू एजवा। ठीक है। इनफैक्ट इनको ये पता था कि अपर टेम्पल्स में हमको जाना अलाउड नहीं है, तो खुद के टेम्पल्स बनाए इन्होंने। अपर टेम्पल जो अपर क्लास के टेम्पल है वो नहीं आने देते, तो खुद के टेम्पल्स क्रिएट किए। मैरिज के रिचुअल्स को सिंप्लीफाई किया, जैसे बाबा साहेब अम्बेडकर ने किया। मैरिज के रिचुअल्स को सिंप्लीफाई किया। और कांग्रेस और गांधी को क्रिटिसाइज करते थे, क्योंकि गांधी वो सपोर्टिंग चतुर्वर्ण, लेकिन बोलते थे कि वर्ण में जो डिस्क्रिमिनेशन है वो गलत है। ठीक है, याद है हमने पढ़ा था। तो क्रिटिसाइज्ड कांग्रेस एंड गांधी। विद दिस, मुबारक हो, आप लोगों का मॉडर्न हिस्ट्री समाप्त हुआ। अब किसी को कोई डाउट तो पूछ सकते हो। ऑल्सो जो दो लोगों का मेरे को ये देना है, मेरे को आज का दिन माफ करो, कल सुबह मैं आप लोगों का ये ले लूंगा। मेरे को बस टाइम बता देना, मैं आप लोग को बात करता हूँ जिन दोनों का मेरे को आज मेंटरशिप लेना है। मैं कल ले लेता हूँ 3 जन का, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा भूख लग गया। फाइनली खुशियां मनाओ गाँव वालों, खत्म मॉडर्न हिस्ट्री। अब तुम लोगों को एक चीज, 2 दिन अच्छे से गैप ले लो। आईआर का लेक्चर मंडे को रखूं या तुम्हें छुट्टी चाहिए उसके लिए भी मेरे को ये बता दो। मैं अरे सोच दे रहा दो, था अच्छे से दे दो ना। दिल से दे दो ठीक है, तो ट्यूसडे को ही करते हैं। ठीक है। हम डायरेक्ट ट्यूसडे से, तुम लोग संडे और मंडे आराम करो, अपना बस टारगेट्स करना अब जैसे मैं बोलूंगा। और ट्यूसडे से एनवायरनमेंट शुरू करेंगे, तो एक नई बुक, फ्रेश बुक लाओ। और आई होप आप लोगों का फिर वो सब आ गया होगा, जो भी आप लोगों की चीजें हैं, मतलब बुक्स मैंने बोली थी आप लोगों ने ला दी होगी। सो अब ये नोट संभाल के रखना, क्योंकि इसको रिवाइज करना है बहुत बार। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम इट, डू यू गाइज हैव एनी डाउट दैट यू गाइज नीड टू टेल मी? सो यू कैन टेल मी, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, जा सकते हो आप लोग। 2 दिन मजे करो पूरा, और उसके बाद वी विल मीट ऑन ट्यूसडे विथ एनवायरनमेंट। ठीक है। क्या किसी को कोई डाउट है? और जिनका मेंटरशिप सेशन है आज का, कल का जो मिस हुआ है और कल का, तीनों मैं एक साथ कल ले लूंगा टाइम अलॉट करके। मैंने खाना नहीं खाया ना, भूख लगी मेरे को। ओके, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू रक्षित, बाय बाय। नाइस, थैंक यू। बाय बाय प्रिय, बाय बाय भूमि, टेक केयर। थैंक यू प्रीति, बाय बाय। थैंक यू पद्मा प्रिया, बाय बाय। Thank you, sir. Bye bye. Take care. Good night. यू टू अर्शिता, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।
हाँ प्रीति, मीट यू ऑन मंगलवार बेटा। सर मैं Yes, बोल Madhuri. रही थी कि मेरा था आज आज मेंटरशिप का